हे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसकी इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि 1948 में एक एक्ट आया जिसका नाम था मिनिमम वेजेस एक्ट। अब मिनिमम वेजेस itself reflect that legislature want to fix some minimum wages for the labor class। क्योंकि जब 1948 की हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले ब्रिटिश रूल था। इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने के बाद नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई, डेवलप हुई और जो इंडस्ट्रियल वर्किंग है ना वो प्रोपेगेट हुई। लेकिन लेबर्स के लिए ना ही तो बेसिक एमिनिटीज़ थी, ना ही उनकी जो वेजेस थी वो फिक्स थी। मतलब कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, अप टू एक्सटेंट की बेगार या बॉन्डेड लेबर भी कराई जा रही थी। तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन जो इतनी ज़्यादा थी उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया। अब जब ये एक्ट आया तो पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा था। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में ये सीन था। तो हमारे इस एक्ट के अलावा एक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तब क्योंकि देखो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही लेबर के लिए कर रही है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 में जिनेवा में फॉर फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस मशीनरी एक कन्वेंशन आई, राइट। उसमें वो कन्वेंशन जो इंटरनेशनल लेबर कोड है उसमें जो रिजोल्यूशंस पास हुई वो उसमें इंक्लूड करे गए और वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट भी किए। कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन है उनकी, क्योंकि इंडिया भी देख रहा था वर्ल्ड की तरफ कि व्हाट द सिनेरियो इज़। तो वो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ये माना कि मिनिमम वेजेस फिक्स करना ज़रूरी है। और मिनिमम वेजेस जो है वो इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम देखो हम पहले ही मिनिमम फिक्स कर रहे हैं, तो किस तरह के होने चाहिए कि वो वर्कर को हेल्थ, फूड, शेल्टर, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो एक्ट आया इसका जो ऑब्जेक्ट था वो यही था। क्या ऑब्जेक्ट था? सी, ये जो ऑब्जेक्ट है ना हम टू फोल्ड कह सकते हैं। सोशल जस्टिस तो है ही, क्योंकि ये देखिए सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, हमारे पास आर्टिकल 43 है जो कि ये कह रहा है ना कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट अपॉन, दो नॉट जस्टिसेबल बट इट इज़ द ड्यूटी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ये कह रहा है कि सोशल जस्टिस के लिए आप जो वेजेस हैं, जैसे इक्वल रेमुनरेशन एक्ट आया कि सबको बराबर दे दो, मिनिमम दे दो, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन अप टू एक्सटेंट थी। तो जो मल्टीफोल्ड था वो क्या था कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है लोगों के लिए और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो जो ये सोशल जस्टिस एक चीज़ है ना वो कैसे होएगी कि जब हमारे पास इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पोर्शन बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज का बहुत ज़्यादा है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है। मतलब यहाँ पे ये कैसे होगा, क्योंकि देखो जैसे मैं बोल रही हूँ स्किल्ड, अनस्किल्ड, राइट, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। तो एक्ट का जो पर्पस था वो क्या था कि सभी लेबर्स को, वेदर दे आर स्किल्ड और नॉट, वेदर दे वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बहुत ज़्यादा था। तो कुछ ऐसे मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएँ। और ये जो मिनिमम वेजेस है ना, दिस इज़ द स्टैट्यूटरी, ये स्टैट्यूटरी हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए अब ये छोड़ दिया एम्प्लॉयर पे वेदर ही वांट टू गिव और नॉट।
ये पेनलाइज प्रोविज़न ऐड की गई, यानी कि क्रिमिनल एक्ट है टू नॉट गिव वेजेस फॉर द वर्क डन। तो जितना भी काम किया जाएगा उसके पोर्शन में ये फिक्स किया जाएगा ना कि वो किस तरह का वर्क कर रहा है, उस तरह के एम्प्लॉयमेंट में कम से कम इतना जो वेजेस है वो तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। इसके जो फीचर्स थे वो भी यही थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ऐसी लेजिस्लेशन आई जिसने कुछ स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस को फिक्स करा और ये कहा एम्प्लॉयर्स को कि वेदर यू आर विलिंग और नॉट, वेदर यू आर हैविंग द कैपेसिटी और नॉट मच, मीन्स आप अपने बेनिफिट को नहीं देख सकते, आप लेबर क्लास के बेनिफिट को भी देखोगे, हु आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दे आर द डायरेक्ट पार्टिसिपेंट और उनको ही उनका ड्यू नहीं मिल रहा। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो ना टू फिक्स सच टाइप ऑफ मिनिमम वेजेस, राइट। लेकिन जब ये मिनिमम वेजेस आया तो कैसे फिक्स होएगा? तो कमेटीज़ बनाई गई, सब कमेटीज़ बनाई गई, एडवाइजरी बोर्ड था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मतलब एक प्रोसीजर लेट डाउन की कि किस तरीके से मिनिमम वेजेस को फिक्स करा जाएगा। एंड नॉट ओनली फिक्स, देखो क्योंकि जब ये आया तो फिक्स तो करा ही जाएगा, फिक्स, रिवाइज, रिव्यू, यानी ये हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि हमारे मिनिमम वेजेस में 5 साल दे रखा है तो 5 साल के बाद आप रिवाइज कीजिए। क्यों कीजिए 5 साल? क्योंकि आप ये देखिए महंगाई की दर चेंज हो रही है, अलग अलग सिचुएशन में रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, तो ये ड्यूटी कास्ट की गई कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना वो थ्रू कमेटीज़ एंड सब कमेटीज़ रिव्यू करे कि क्या चल रहा है, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या चल रहा है, क्या फिक्स किया है, उस सिनेरियो में मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने अभी बताया कि क्लेम लेके वर्कर कहाँ जाएंगे। अब कोई नहीं दे रहा है तो वो किसी तरफ देखेंगे, तो वो अथॉरिटीज़ फिक्स की गई। और अगर एम्प्लॉयर नोइंगली नहीं दे रहा है तो पिनल प्रोविज़न ऐड की गई कि पेनल्टी होगी, एंड अप टू द एक्सटेंट कि आप अपने काम को बंद कर दो अगर आप मिनिमम वेजेस नहीं दे सकते हो। यू हैव नो राइट टू अर्न प्रॉफिट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव द मिनिमम वेजेस टू द वर्कर एम्प्लॉयड इन योर एम्प्लॉयमेंट, राइट। लेकिन अब क्योंकि देखो ये स्टैट्यूटरी प्रोविज़न थी और एक मिनिमम वेजेस, या हम इसको ये कहते हैं कि स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस आ गए, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन रेज हुए, नंबर ऑफ केसेस फाइल हुए, जिसमें ये कहा गया कि ये जो लेजिस्लेचर ने जो ये किया है ना एक्ट कि टू फिक्स सम मिनिमम वेजेस, और बिना ये देखे कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी क्या है, दो इट इज़ ए करेक्ट व्यू पॉइंट कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत लो है तो मिनिमम वेजेस कितनी रखी जाए। मगर क्या ये भी पहलू हो सकता है कि अगर उनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्या वो लेबर को बिल्कुल लोअर लेवल पे ले आए? क्योंकि देखिए जो मिनिमम वेजेस है ना 176 पर डे है, और आपने मनरेगा की स्कीम्स को भी पढ़ा होगा कि कितने दिन की, या हम आगे जब एक्ट को डिस्कस करेंगे तब करेंगे कि कितने दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाए, कितने मिनिमम वर्किंग आवर होनी चाहिए और कितना उनको वेजेस पे करना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है? कोई कहेगा मैं 50 रुपये में ही काम करा लूँगा, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसीलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके नंबर ऑफ केसेस फाइल हुए, जिसमें जो एक दो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा जैसे हमारा पहला केस है विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर 1954। क्यों इन पे ऑब्जेक्ट उठे कि इन्होंने कहा ये वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1) जी क्लोज 1 सब क्लोज जी। क्यों कहा गया? क्योंकि तो ये राइट ऑफ प्रोफेशन है,
तो अगर इस तरीके से कैपिंग फिक्स की जा रही है एम्प्लॉयर्स पे बिना उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी मर्जी या उनकी सिचुएशन को जाने, क्योंकि मिनिमम वेजेस जो है ना वो जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर कि एरिया क्या है, जियोग्राफी, डेमोग्राफिक एंड द इंडस्ट्रियल कंडीशन एट्सेट्रा। तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। लेकिन क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि वेदर दिस टाइप ऑफ थिंग इज वाई रिक्वायर्ड एंड वाई द गवर्नमेंट इज फिक्सिंग सच टाइप ऑफ वेजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको नहीं माना कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने अपहिल्ड किया एक्ट को, और सिर्फ इस एक्ट में नहीं, वन मोर एक्ट यूनिचॉय, स्टेट ऑफ केरला 1961 का है। इसी के जैसा एक एडवर्ड मिल केस था, कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये भी वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। ठीक है, तो ये जो बैक टू बैक केसेस आए, एंड उसके अलावा एक और हम जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, तो ये वाडिया चैरिटेबल, ठीक है, रेदर इट इज NM पूरा। ठीक है, तो ये जो इस तरह के केसेस आए ना, देखो इतने सारे, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। एक हमारा कामगार यूनियन का था, बीडी यूनियन का जो एक केस था, एंड नंबर ऑफ अदर केसेस जिसमें बैक टू बैक चैलेंज किया गया आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 14 में, और इसका सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। और ये 27 क्या था कि ये बोला है एक्सेसिव डेलीगेशन। तो ये मैं आपको मिला जुला बताती हूँ इनका। देखो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे ये 3 केस मैंने आपको बताया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, सेक्शन 27, एक्सेसिव डेलीगेशन, एंड ये इसमें जो कॉमन क्वेश्चन उठ के आए थे वो क्या था कि ये जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस डिफरेंटली फिक्स किए जा सकते हैं। एक ही स्टेट में तरह तरह की एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक ही स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स के लिए मिनिमम वेजेस अलग अलग फिक्स किए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। सेकेंडली, प्रोफेशन को रेस्ट्रिक्ट करा जा रहा है आर्टिकल 19, क्योंकि वो कहते हैं फ्रीडम है प्रोफेशन की। तो अगर इस तरह की फोर्स करा जा रहा है, कैपिंग की जा रही है विदाउट सीइंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिला जुला के सभी केसेस में ये कहा गया, क्योंकि अलग अलग बहुत लेंदी हो जाएगा, सभी केसेस में क्या कहा गया कि 2 अर्निंग कैपेसिटी कंसीडर करना एक फैक्टर है, वो करना चाहिए जो गवर्नमेंट है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट से मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो हमारा 1948 का एक्ट है, ये एक तो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट वर्ड बोल रही हूँ ना, कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट और सेंटर दोनों ही रूल्स बना सकते हैं, मिनिमम वेजेस को रिवाइज फिक्स कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। एंड जब ये जो एक्ट आया ना, ये वैसे सेंट्रल लेजिस्लेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेट फिक्स कर सकता है, लेकिन वायलेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। जो इसमें एक मिनिमम एक प्रोसीजर दे रखी है, उससे आउट जाके नहीं कर सकता। जो कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स किए हैं उससे नीचे नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब भी कोई स्टेट या सेंटर कोई रूल बनाते तो ही मस्ट कंसीडर द फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉयर की अर्निंग कैपेसिटी, बट ऐसा नहीं है सोल एम्प्लॉयर की अर्निंग कैपेसिटी एक कोई फैक्टर है, क्योंकि लेबर्स की कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की टाइप एंड मोर ओवर
क्योंकि ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू इंटरफेयर विद द एक्ट एंड इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो अपहील्ड करी गई कि वी आर नॉट एबल टू इंटरफेयर इन द सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 1948 में जो सिनेरियो था उसके लिए इस तरह की लेजिस्लेशन मस्ट थी। तो ओके डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट 1948 एक्ट की फर्दर प्रोविजंस के लिए अपडेट रहिए, नई वीडियोस मैं लेके आ रही हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।